प्यारे बच्चों, RSPS वर्षा क्लासेस में मैं रमेश कुमार यादव आप सभी बच्चों का आप सभी क्लास इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड की परीक्षा देने वाले सभी बच्चों के लिए फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ। और तरंग प्रकाशिकी जो कि यहाँ से न्यूमेरिकल्स बच्चों को डिफ़िकल्ट लगते हैं तो और एग्ज़ाम में आते हैं तो हो भी नहीं पाते हैं, तो आपके लिए मैं तरंग प्रकाशिकी पाठ के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं उनको कुछ टाइप में मतलब कुछ टाइप बनाए हैं उनको। जैसे आप देख सकते हैं मैंने टाइप 1 यानी कि पहले टाइप 1 के 3-4 न्यूमेरिकल आपको पढ़ना है। उसके बाद फिर टाइप 2 आप देख सकते हैं, टाइप 2 और ये टाइप 3 यानी 3 टाइप के न्यूमेरिकल्स आपको हम आज पढ़ाने चल रहे हैं। तो उनमें से टाइप 1 देखिए, आप बिल्कुल परेशान मत होना। सभी न्यूमेरिकल्स की जो है न्यूमेरिकल्स के इम्पोर्टेंट सूत्र पहले बताऊंगा, फार्मूले जो होंगे वो, और उसके बाद पूरे कॉन्सेप्ट को सही से क्लियर करते हुए मैं चलूँगा। तो बिना कोई समय ज़ाया करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो टाइप 1 का फर्स्ट क्वेश्चन इज बिफोर यू ऑल, सो लेट अस रीड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि दो प्रकाश तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 81.49 है, तो उनके आयामों का अनुपात ज्ञात कीजिए। कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया है, इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो सबसे पहले देखिए बेटा, दो प्रकाश तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात, तो आप लोग जानते हैं और ना जानते हैं तो आपको मैं बताता हूँ। तीव्रता का अनुपात, तीव्रता का जो प्रतीक होता है वो आई होता है। तीव्रता का प्रतीक क्या होता है, सिंबल क्या होता है, आई। अगर दो तरंगे हैं तो एक को I1 मान लेंगे, एक को I2 मान लेंगे। दो तरंगों की तीव्रता का अनुपात कितना है, तो हम लिखेंगे इस न्यूमेरिकल में कि माना प्रकाश, देखो प्रकाश तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 81:49 है ना, यानी तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 81:49, यानी किसी तरंग की तीव्रता 81 के हो रही होगी और दूसरे की 49 के रही होगी। तो हम दो तरंगे हमारी हैं तो उनको हम मान लेंगे माना तरंगों की तीव्रताएं, माना तरंगों की तीव्रताएं, माना तरंगों की तीव्रताएं क्रमशः क्या मानेंगे बेटा, मैंने बताया I1 व I2 हैं, I1 व I2 हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिखेंगे, प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कहता है, तीव्रताओं का अनुपात 81:49 है। तो प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। देखो प्यारे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है। आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप सभी बच्चों का प्यार, आप सभी बच्चों का दुलार हमें मिलता रहा, आप सबके तरफ से मुझे कुछ सपोर्ट मिलता रहा, ठीक है, आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब खूब करते हैं और हमारा उत्साह बढ़ाते हैं, तो फिजिक्स के, ना सिर्फ फिजिक्स के बल्कि केमिस्ट्री और मैथ के भी इम्पोर्टेंट वीडियोज़ मैं लेकर आपके लिए आऊँगा। लेकिन इसके लिए मैंने बोला ना, आपके प्यार और सपोर्ट की आवश्यकता है। आप वीडियो को खूब शेयर किया करिए, अपने यार दोस्तों में चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सहपाठी मित्रों से को भी बताइए। तो ऐसा आप करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। चलिए प्रश्नानुसार कहता है, दो प्रकाश तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 81:49 है। तो तीव्रताएं अनुपात का मतलब आप जानते ही हैं, यानी I1 लिखेंगे और रेशियो I2, I1 रेशियो I2, यानी I1 अनुपात I2 कितना दिया है, 81:49। यहाँ तक समझने में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई होगी हमारे ख्याल से। आप देखिए इस सवाल को कैसे हम चुटकियों में मसलते हैं, कैसे मसलेंगे, चुटकियों में। आप बेटा एक फार्मूला याद रखें, चूंकि, बस इतने ही प्लेस में आ जाएगा। देखिए चूंकि हम जानते हैं क्या, I1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A1 स्क्वायर होता है, जहाँ A क्या होती है, तरंग का आयाम। तो I1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है बच्चा, I1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है A1 स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या होता है, दैट इम्प्लाइज दैट I1
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज कि I1 बटे I2 बराबर क्या होता बच्चा, A1 स्क्वायर बटा A2 स्क्वायर। बस क्वेश्चन फिनिश। क्वेश्चन क्या हो गया, फिनिश। आपको पता है तो तीव्रताओं का अनुपात क्या है, I1 बटा I2 बराबर A1 स्क्वायर बटा A2 स्क्वायर। तो यानी हमारा है I1 और I1 बटे I2 जहाँ क्या लिख देंगे हम, 81 बटे 49। तो इसके प्लेस पे हम लिख देंगे 81 बटे 49 बराबर A1 स्क्वायर बटा A2 स्क्वायर को लिख सकते हैं A1 बटा A2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना बच्चा। अब आप देखिए, चूँकि होता है I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A स्क्वायर, यानी तीव्रता जो होती है, किसी तरंग की तीव्रता तरंग के आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आयाम के वर्ग की। तो इसीलिए इसको हम लिख सकते हैं I1 बटे I2 बराबर A1 स्क्वायर बटे A2 स्क्वायर। अब देखो I1 अनुपात I2 का मतलब क्या होता है बच्चा, क्या होता है बच्चे, आप कहोगे सर I1 अनुपात का मतलब बटे होता है। I1 अनुपात I2 दिया था क्वेश्चन में क्या, 81 अनुपात 49, यानी कहने मतलब कि I1 बटे I2 दिया है 81 बटे 49। अनुपात मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन में लिख सकते हैं इसको 81 बटे 49। तो 81 बटे 49, और यहाँ देखिए A1 स्क्वायर बटा A2 स्क्वायर, ये तो फार्मूला ही है। तो यानी अंश का वर्ग है, हर का भी वर्ग है। आप कहोगे सर, मैं कहूँगा क्या बेटा, आप कहोगे अरे सर जब अंश का वर्ग है हर का वर्ग है तो एक साथ अंश व हर को लेकर लिखकर ब्रेकेट लगा के वर्ग कर दोगे। तो मैं कहूँगा अरे बच्चा समझदार हो गया तू तो, हाँ बच्चा कर सकते हैं। तो लोग कर दिया। आप क्या करेंगे बेटा, इस पावर को इधर पक्षांतर करेंगे, या हम कह दे वर्गमूल लेने पर। अगर हम वर्गमूल ले लेंगे, या एक बार इसको लिख दे हम A1 बटे A2 बराबर क्या हो जाएगा, अगर वर्गमूल, ये पावर इधर पक्षांतर होगी, अगर वर्ग हो, ध्यान से सुनो, अगर कोई वर्ग हो तो उसे पक्षांतर कर देंगे तो वो दूसरी तरफ अंडर रूट लग जाता है, यानी स्क्वायर रूट लग जाता है। तो 81 बटे 49। अब 81 का और 49 का वर्गमूल निकाल लो। बस 81 का वर्गमूल आप कहोगे सर 9, और 7 का वर्गमूल आप कहोगे 49 का वर्गमूल आप कहोगे 7। तो इस प्रकार से हमारा A1 अनुपात A2 क्या आ गया, आयामों का अनुपात क्या आ जाएगा, 9 बटे 7 का मतलब 9 अनुपात 7। दिस इज योर आंसर। कैसा रहा बच्चे, समझ में आया। चलिए ताबड़तोड़ दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। लेट अस सी सेकेंड न्यूमेरिकल, व्हाट इज इट सेइंग। देखिए कहता है दो प्रकाश तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 27:12 है, उनके आयामों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो तीव्रताओं का अनुपात, इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस है बेटा। देखिए इसमें 81 और 49 दिया था, तीव्रताओं का अनुपात दिया था, तो आयाम का अनुपात में क्या करते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। तो यानी इसका उत्तर विकल्प में आ जाए तो बिना लगाए आप ज्ञात कर सकते हैं। 81 बटा 49 तीव्रता का अनुपात है, तो आयाम के अनुपात के लिए क्या करोगे, अंश का वर्गमूल ले लो, हर का वर्गमूल ले लो। 81 का वर्गमूल 9, 49 का वर्गमूल 7, यानी 9:7 आंसर आएगा। अगर ऑप्शनल क्वेश्चन आता है, विकल्पिक क्वेश्चन आता तो आप ऐसे लगा लेंगे, ठीक है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में देखिए 27 का तो वर्गमूल होता नहीं है, निकाल नहीं सकते हम पूर्णांक में, ना तो 12 का पूर्णांक में वर्गमूल निकाल सकते हैं, लेकिन आयाम का अनुपात निकालना है। अगर आयामों का अनुपात निकाला तो हमें वर्गमूल निकालने की आवश्यकता पड़ेगी। लेट अस सी, टेंशन लो ना लो, डोंट टेक टेंशन, आई एम विद यू। सबसे पहले क्या मानेंगे, माना लेट अस कंसीडर, क्या दो तरंगों की माना लिखेंगे, माना तरंगों की तीव्रताएं क्रमशः, माना तरंगों की बहुत ही मज़ेदार सेशन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, और बहुत तगड़े क्वेश्चन लेकर आया हूँ। टाइप 1 चल रहा, टाइप 2 और टाइप 3, 3 टाइप आज मैं पढ़ाऊँगा, एक भी टाइप कोई बच्चा मिस नहीं करेगा। माना तरंगों की तीव्रताएं हम मान लेंगे पहले I1 व I2 हैं, I1 व I2 हैं। अब प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार लिखेंगे। देखो बेटा प्रश्न क्या कहता है,
प्रश्नानुसार की तीव्रताओं का अनुपात जो है वो कितना दे रखे हैं। आप कहोगे सर तीव्रताओं का अनुपात 27:12 है, तो आप सही कहे बेटा। तीव्रताओं का अनुपात कितना है, 27:12 है। तो हम लिख देंगे I1 रेशियो I2 इज इक्वल टू 27/12। अब हम वही यहाँ इसको थोड़ा सा हल कर ले, देखिए बेटा, या बाद में हल करें या भी हल कर लें। देखो इसको I1 रेशियो I2 को हम लिख सकते हैं कि I1 बटे I2, इतना कर सकते हैं। आप कहोगे जी सर कर सकते हैं। तो I1 बटे I2 तो इधर लिख लिए हम 27/12। इतना कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम हुई होगी ना। अब हम वही लगाएंगे कंडीशन, क्या क्या, चूँकि हम जानते हैं कि I1 बटे I2 बराबर क्या होता है, A1 बटा A2 का होल स्क्वायर। ठीक है, बहुकालिक सूत्र लगाइए, ताबड़तोड़ उत्तर लाइए, कोई समय नहीं जाया करेंगे हम, क्योंकि आपका समय बहुत बहुमूल्य है। देखो यहाँ I1 बटे I2 27/12 है, तो इसको अगर किसी गिनती से कॉमन फैक्टर से कटता हो तो काट दो। देखो 27 और 12 कट रहे हैं, 27 9 3 से कटेगा, 3 9 आप कहोगे 27 और 3 चौको 12, यानी I1 बटे I2 अगर कट रहा है तो काट दो। जैसे ऊपर वाले सवाल में 81 और 49 नहीं कटता था, 81 49 क्या है, किसी गिनती से नहीं कट, मतलब इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं था, कॉमन नहीं था जो इन्हें काट दे। लेकिन यहाँ 3 कॉमन है, 3 9 27 और 3 चौको 12 काट दिया, तो I1 बटे I2 कितना आ गया, 9/4 आ गया। तो यहाँ लिख देंगे हम, यानी कि कहने मतलब हमारा A1 बटा A2 का होल स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 9/4 आ गया। अगर ये 9/4 आ गया तो अब हम A1 बटे A2 बराबर क्या करेंगे, इस वर्गमूल को पक्षांतर करेंगे, या सॉरी स्क्वायर को पक्षांतर करेंगे, तो इधर अंडर रूट लग जाएगा 9/4। अब देखो बेटा 9/4 में इस अंडर रूट मतलब 9 का वर्गमूल निकालो, 9 का वर्गमूल 3, 4 का वर्गमूल निकालो, बटा है तो बटा लगा दो, बटा लगाओ, 4 का वर्गमूल 2, तो ये आ गया 3/2, यानी A1 बटे A2 आ गया 3/2। तो यानी दैट इम्प्लाइज A1 रेशियो A2 इज इक्वल टू 3:2, 3:2। दिस इज योर आंसर। कैसा रहा आंसर बच्चे? वीडियो को लाइक करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने सहपाठी मित्रों से करवाओ, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग चैनल पर जल्दी से सब्सक्राइबर बढ़ा देते हैं, सुनो ध्यान से, जल्दी से सब्सक्राइबर अगर आप बढ़ाते हैं तो मैथ के पूरे अनुसार और फिजिक्स के पूरे अनुसार, मतलब पिछले 5 सालों में जितने न्यूमेरिकल्स आए हैं हर टाइप के न्यूमेरिकल्स मैं आपको करवाऊंगा, फिजिक्स में और मैथ में भी करवाऊंगा, और इंग्लिश में पूरी ग्रामर आपकी वीडियो में आपको मैं ही दूंगा, ठीक है। भले ये डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो डिजिटल बोर्ड नहीं है तो इससे आपको क्या मतलब, आपको डिजिटल बोर्ड से थोड़े मतलब, आपको बातें समझ में आनी चाहिए, हो चाहे डिजिटल बोर्ड पे हो, चाहे हमारी तरह इस पन्ने पर हो, चाहे पन्ने पे हो, चाहे डिजिटल बोर्ड पे हो, आपको समझ में आना चाहिए ना। जैसे देखिए आपको जैसे आप मान लीजिए ईंट खरीदते हैं भट्ठे पर, आप ईंट खरीदते हैं तो आपको ईंट की क्वालिटी से मतलब होता है कि वो ईंट को कौन ट्रैक्टर आप देखेंगे ट्रैक्टर कैसा है, नया ट्रैक्टर है कि पुराना ट्रैक्टर है, ट्राली अच्छी है कि अच्छी नहीं है। आपको ट्रैक्टर ट्राली से नहीं मतलब, आपकी ईंटा की क्वालिटी से मतलब। ट्रैक्टर चाहे एकदम खचाड़ा ही हो, लेकिन ईंट की क्वालिटी आप देखते हैं। उसी प्रकार आप वीडियो बन कैसे रही है, रफ पे बन रही है कि बोर्ड पे बन रही है कि डिजिटल बोर्ड पे वीडियो बन रही है, आपको इससे मतलब नहीं है। आपको शिक्षा की क्वालिटी से मतलब है, कैसा कंटेंट, कैसी चीज़ें आपको मिल रही हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मैं लेकर आता रहूँगा यदि आपका सपोर्ट मुझे मिलेगा। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। लिखो, देखो है 2 प्रकाश तरंगों के आयामों का अनुपात 5:4 हो। आपकी क्वेश्चन बदल दिया बेटा, आपकी आयामों का अनुपात दिया है तो कहता है उनके तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आयाम, जैसे यहाँ तीव्रताओं का अनुपात दिया होता था तो हम मान लेते थे माना तरंगों की तीव्रता है I1 व I2 है। अगर तीव्रताओं में अनुपात दिया होता था तो हम मानते थे माना तरंगों की तीव्रता है I1 व I2 है। एंड नाउ
वी सी दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में है दो प्रकाश तरंगों के आयामों का अनुपात 5:4, यानी आयाम क्या है, एक 5 है एक 4 है, दो आयाम है। तो आयाम का प्रतीक, आयाम का सिंबल होता है ए, प्रतीक आयाम का होता है ए। तो हम मान लेंगे माना तरंगों के आयाम क्रमशः, माना तरंगों के आयाम क्रमशः A1 व A2 हैं। ठीक बेटा, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं प्रश्नानुसार। अब हम कहेंगे क्या बच्चा, अब क्या कहेंगे बच्चा, क्या कहेंगे मेरे लाल, अब हम कहेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार अब प्रश्नानुसार देखिए हम कह रहे हैं, थोड़ा फ्लैश लाइट जला लूँ, ये रहा। अब प्रश्नानुसार कहता है आयामों का अनुपात 5:4 है। आयाम हमने मान लिया A1 व A2, आयाम क्या मान लिया, A1 व A2। तो अब इनके आयाम मतलब आयाम को अनुपात दिया है, तो यानी क्या दिया है, यानी A1 अनुपात A2 इज इक्वल टू 5:4। अब ज्ञात क्या कहता है, तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम फिर लिखेंगे चूंकि I1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर होता है, तो यहाँ से हमारा सूत्र इसलिए क्या बन जाता है, इसलिए आवर फार्मूला बिकम्स इन केस I1 बटे I2 इज इक्वल टू A1 स्क्वायर बटा A1 स्क्वायर बटा A2 स्क्वायर। आप देखिए, यानी I1 बटे I2 बराबर A1 स्क्वायर बटा A2 स्क्वायर, हम एक साथ ऐसे लिख सकते हैं A1 बटा A2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ A1 A2 का मान रखो, A1 बटा A2 का मान कितना है, A1 अनुपात A2 मतलब कि भिन्न रूप में लिख सकते हैं ना, यानी कि 5/4, यानी A1 अनुपात A2 5:4 है, यानी A1 अनुपात A2 यानी बटे रूप में लिखेंगे तो 5/4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो गया। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल लो, स्क्वायर निकाल लो। देखो 5 के स्क्वायर 5 × 5 = 25, 4 का स्क्वायर 4 × 4 = 16, ये 2 लगा है मतलब स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 5 × 5 = 25, 4 के स्क्वायर 4 × 4 = 16। तो आ गया व्हाट इज अवर रिजल्ट, I1 अनुपात I2 इज इक्वल टू 25:25:16। दिस इज योर आंसर। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए बेटा चौथे क्वेश्चन पे आ गए। क्वेश्चन का टाइप थोड़ा बदला है। कहता है दो तरंगों के आयामों का अनुपात 4:9 है, तो इनके अध्यारोपण से, अध्यारोपण मतलब वो तरंगे जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, जहाँ वो जैसे एक तरंग ऐसे जा रही है दूसरी ऐसे दूसरी जा रही है, तो जहाँ तरंगे मिलती हैं वहाँ अध्यारोपण होता है। तो इनके अध्यारोपण से उत्पन्न परिणामी तरंग की अधिकतम एवं न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब बेटा देखिए, जब अधिकतम व न्यूनतम तरंगिकाओं का यानी तीव्रताओं का अनुपात पूछे, तो इसके लिए सबसे पहले हम तो वही लिखेंगे। देखो अनुपात कहाँ दिया, दो तरंगों के आयामों का अनुपात 4:9 है। आपकी कह रहा है कि अधिकतम एवं न्यूनतम तीव्रताओं का, अगर कहे कि आयामों का अनुपात इतना है तो तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात करो, तो जैसे तीसरा सवाल हमने लगाया। लेकिन कहे अधिकतम व न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड इम्तिहान में कई बार आए हैं, तो इसको देखिए कैसे करते हैं, थोड़ा हट उससे अलग है ये। लेकिन पहले आयामों का अनुपात दिया तो पहले हम मान लेंगे, माना तरंगों के आयाम, माना तरंगों के आयाम क्या मानेंगे, क्रमशः A1 व A2 हैं। अब प्रश्नानुसार क्या कर लेंगे, आयामों का अनुपात 4:9 है, यानी हम कह देंगे A1 अनुपात A2 बराबर 4:9, 4:4:9। एंड नाउ व्हाट इज आस्क्ड को, ये क्वेश्चन आस्क क्या कर रहा, पूछ क्या कर रहा है,
कहता परिणामी तरंग की अधिकतम एवं न्यूनतम तीव्रता का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए अधिकतम तरंग यानी कि अधिकतम तरंग की तीव्रता को कहेंगे आई मैक्सिमम, और न्यूनतम तरंग की तीव्रता क्या कहेंगे, आई मिनिमम। आई मैक्सिमम और आई मिनिमम, बात समझ में आया। यानी मैक्सिमम मतलब आई मैक्सिमम यानी अधिकतम तीव्रता, आई मिनिमम मतलब न्यूनतम तीव्रता। क्वेश्चन कह रहा अधिकतम एवं, क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा पूरा क्वेश्चन कह रहा अधिकतम एवं न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यानी अनुपात पूछ रहा था, यानी I1 रेशियो आई मैक्सिमम रेशियो आई मिनिमम बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखो यहाँ भी, यहाँ के लिए क्या है, यहाँ के लिए एक आप फार्मूला याद रखें बस। पहले तो वही फार्मूला अपना चलेगा, सिंस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर, यही अपना रामबाण है, यही है। तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर है। यहाँ से आई मैक्सिमम और आई मिनिमम कैसे निकालते देखिए, यहाँ से सूत्र आपको लर्न करना है। इसका इसलिए हम लिखेंगे चूँकि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर, इसलिए आई मैक्सिमम। अब सूत्र यहाँ से बनेगा, इसी सूत्र को आपको याद रखना है, आई मैक्सिमम बटे आई मिनिमम बराबर क्या होता है बेटा जी, होता है A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर बटे A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आप लगाइए और इस भौकाली सवाल का उत्तर पाइए। क्या होता है, आई मैक्सिमम बटे आई मिनिमम बराबर A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर और बटे A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। अगर ये मैक्सिमम मिनिमम न रहता, कहता केवल तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो हम कह देते I1 बटे I2 बराबर कह देते। लेकिन यहाँ ऐसे समझना पड़ेगा आपको, अधिकतम न्यूनतम कहे तो ठीक है। तो इसको रख दो मान बेटा। देखो यहाँ A1 अनुपात A2 बराबर 4:9 है। इसका मतलब आप क्या समझे, इसका मतलब आप क्या समझे, इसका मतलब हम ये समझे कि A1 का मान 4 है और A2 का मान क्या है, 9 है ना। अगर A1 अनुपात A2 बराबर 4:9 होता यानी A1 का मान 4 है, A2 का मान 9 है। तो यहीं रख दो बस, A1 की जगह पे रख दो 4, A2 जगह पे रख दो 9 बटे A1 की जगह फिर क्या रख लो 4 और A2 जगह रख लो क्या 9। ऊपर अंश में भी स्क्वायर है, सूत्र में हर में भी स्क्वायर लगा दो। अब इसको थोड़ा से सॉल्व करो, इसको थोड़ा से सॉल्व करो बेटा, तो आ जाएगा अपना आई मैक्सिमम बटे आई मिनिमम। देखो चला आ रहा है आई मैक्सिमम बटे आई मिनिमम। बता बेटा, जोड़ तो आता ही होगा, जोड़ तो खूब पढ़ा होगा, जोड़ तो कक्षा 6, 7, 8 क्लास। अरे बहुत बड़ी क्लास बता दिया भाई। जोड़ तो क्लास 1, 2 या LKG के बच्चे जोड़ सीखते हैं। 9 4 13 हो गया, 13 का स्क्वायर। अब बटे 4 माँ से 9 गए, 4 माँ से 9 गए तो -5 बचा, -5 के। देखो ये जो माइनस लगा है, ये माइनस ऑलमोस्ट, ये माइनस जो ऐसे लगा रहे माइनस, इसका मतलब कि मान धन में ही बचेगा। तो यानी कि चाहे ऋण में ही ले ले तब भी वर्ग के प्लस में आएगा। अब इसको हल करो, 13 का स्क्वायर क्या होता है, 13 का स्क्वायर ना आता हो जिसको 13 गुणे 13 कर ले, 13 गुणे 13 कर लेगा तो 169 आ जाएगा। अगर -5 का वर्ग करोगे यानी 5 का वर्ग करोगे तो 5 क्या आ जाएगा 25। तो यानी हमें तीव्रता का अनुपात क्या होगा 169 अनुपात 25 169 रेशियो 25। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो अब बिना कोई क्षण की देरी किए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम तुरंत चलते हैं। लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज सेइंग, ये क्या कह रहा है, कहता है समान आवृत्ति की दो तरंगों के आयाम 3:1 के अनुपात में हैं और व्यतिकरण क्षेत्र में कंपनों की महत्तम एवं न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात। अब महत्तम एवं न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ये क्वेश्चन में बोल रहा है, तुरंत उसी प्रकार करिए। देखिए हम इसका मतलब क्या, हम ऊपर मान लेंगे कि माना तरंगों के आयाम क्रमशः A1 व A2 है, इसको तो मान ही लोगे। तो उसके बाद लिख लेना A1 रेशियो A2 इक्वल टू कितना 3:1। अब पूछ कर रहा महत्तम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात, यानी इसमें पूछ रहा है आई मैक्सिमम रेशियो आई मिनिमम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अच्छा आप यहाँ A1 रेशियो 2 मतलब समझे क्या, इसका मतलब दैट इम्प्लाइज हम ये समझे
कि हमारा A1 3 है और A2 क्या है 1 है। ठीक है ना बेटा। अब सूत्र लगा दो, सिंस I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A स्क्वायर, ये हमारा मेन है। अब यहाँ से इसलिए हम लगाएंगे I मैक्सिमम का इसको I मैक्सिमम बटा I मिनिमम। सूत्र क्या बनेगा हमारा, बनेगा A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर और बटे A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। बस इसी को सॉल्व कर लो, आ जाएगा। सॉल्व कर लोगे क्या, मैं सॉल्व कर दूँ? सॉल्व कर दो, लाओ जल्दी से कर दो, 2 मिनट तो लगेगा, 2 मिनट भी नहीं लगेगा। मैं बहुत जल्दी से बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा आपको इस वीडियो में, और सारे क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार बोर्ड इम्तिहान में पूछे हुए और इसी टाइप क्वेश्चन इम्तिहान में आते हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक आप बने रहना। A1 प्लस A2 के सूत्र में रखो तो A1 का मान 3 और प्लस A2 का मान 1 और बटा A1 एक इसका स्क्वायर कर दो, सूत्र में है, और फिर बटे A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। तो A1 का मान 3 माइनस 1 का स्क्वायर। अब देख बेटा, यहाँ हो जाएगा 3 1 4 और 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16। 3 1 4 और फिर 4 का स्क्वायर लगा तो 16, और उसके बाद यहाँ 3 में से 1 गए 2, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे घटाएंगे तो बचेगा 2, 2 का वर्ग कितना आएगा 4। अब देखो यहाँ 16 बटे 4 है, अब 4 से 16 कटेगा, इसको कैसे लिख सकते हैं 4 1 के 4, 4 चौको 16, यानी हमारा आंसर है 4 बटे 1, यानी 4:1 ये अपना आंसर होगा। ठीक बेटा। आइए ये दमदार सवाल देखते हैं। इस सवाल में कह रहा 2 तरंगों की तीव्रताओं में 25:16 का अनुपात है। यदि दोनों तरंगें व्यतिकरण करती हैं तो अधिकतम एवं न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। क्या देखा बच्चा, क्या देखा लाल, क्या देखा इस क्वेश्चन में, कुछ अलग देखा? हाँ सर अलग देखा। क्या अलग देखा? अभी तक हमने देखा ऊपर तो दोनों सवाल पढ़ रहे थे जिनमें अधिकतम एवं न्यूनतम तीव्रता का अनुपात पूछ रहा था, वहाँ आयामों में अनुपात दिया होता था, आयामों में अनुपात देकर अधिकतम व न्यूनतम तीव्रता अनुपात पूछता था। लेकिन ये क्वेश्चन तो गजब कर गया। अरे क्यों गजब कर रहा भाई, बच्चों की जान लेगा क्या? जान नहीं लेना, नहीं तो ऐसी ऐसी दवाई रखे हूँ ना, तुम क्वेश्चन की नानी याद दिला देंगे वो दवाइयाँ। इसमें क्या है बेटा अलग, इसमें तरंगों की तीव्रताओं में अनुपात दिया है, तीव्रताओं में अनुपात देखकर अधिकतम एवं न्यूनतम तीव्रता का अनुपात पूछ रहा है। बाकी क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो लगवाए, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें डिफरेंस है कि ये तीव्रताओं में अनुपात देकर अधिकतम न्यूनतम तीव्रता अनुपात पूछ रहा। इससे पहले वाले दोनों क्वेश्चन तीव्रताओं में अनुपात देकर और आयामों में अनुपात देकर अधिकतम तीव्रताओं, अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता अनुपात पूछ रहा। तो सवाल थोड़ा हटके है, हटके है तो क्या है जरा हटके, हटके हो चाहे जैसे हो, लगाऊंगा तो लगेंगे लगेंगे, आज लगेंगे, आज ये नहीं रुक सकते। बहुत बच्चों को परेशान करते हैं बोर्ड इम्तिहान में आके। अब देखता हूँ मेरे बच्चों को कैसे ये क्वेश्चन परेशान करेंगे। तो सबसे पहले हम मान लेंगे तीव्रता अनुपात दिया है ना, तो हम मान लेंगे माना तरंगों की तीव्रताएं, माना तरंगों की तीव्रताएं क्रमशः I1 व I2 हैं। जब तीव्रता कहे, तीव्रता में अनुपात दिया रहे तो I1 व I2 मान लो, आयामों में अनुपात दिया रहे तो A1 व A2 मान लो। I1 व I2 हैं। आप प्रश्नानुसार देखिए क्या है, I1 रेशियो I2 बराबर 25:16। पूछ क्या रहा बेटा, अधिकतम व न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यानी कि पूछ रहा है I मैक्सिमम अधिकतम तीव्रता रेशियो I मिनिमम न्यूनतम तीव्रता इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखो बच्चा, चूँकि I मैक्सिमम, जब I मैक्सिमम और I मिनिमम का सूत्र हम लगाते हैं तो होता है A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर बटा A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, यानी हमें A1 व A2 पता होनी चाहिए। तो यहाँ तो A1 A2 के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है, यही तो कठिनता है। फिर भी हमें A1 व A2 को निकालना है। तो A1 व अगर तीव्रताओं में अनुपात दिया हो तो आप पहले दूसरा क्वेश्चन हमने इसी तरह से बताया
कि तीव्रताओं में अनुपात दिया हो तो आयाम में अनुपात निकालना, आयाम में अनुपात दिया हो तो तीव्रता में अनुपात निकालना। पहले दूसरे तीसरे क्वेश्चन में हमने अभी यही बताया। अगर ये तीव्रता में अनुपात दिया है तो आयामों में अनुपात पहले हम निकालेंगे, आयामों में अनुपात निकाल कर A1 A2 का मान पता करेंगे और A1 A2 का मान पता हो जाएगा तो मैं आई मैक्सिमम आई मिनिमम पता हो ही जाएगा। चलिए करते हैं इस सेशन को। ज़्यादा सवाल बहुत ज़्यादा मैं लेकर आया हूँ, बहुत अच्छे अच्छे सवाल, लेकिन देखिए किस प्रकार से सवाल एक स्टेप बाय स्टेप किस तरह से मैं सेट करके लाया हूँ आप लोगों के लिए। भले डिजिटल बोर्ड नहीं है, डिजिटल बोर्ड भले नहीं है, लेकिन सवाल की क्वालिटी तो अच्छी है। भले ईंट ढोने वाला ट्रैक्टर सही नहीं है, लेकिन ईंट की क्वालिटी अच्छी है। ट्रैक्टर से क्या मतलब कि ट्रैक्टर में छतरी है कि नहीं, उसी प्रकार डिजिटल बोर्ड है कि नहीं, इससे हमें क्या मतलब। हमें तो सवाल बढ़िया सीढ़ी दर सीढ़ी बढ़िया बढ़िया सवाल मिलने चाहिए। तो देखिए पहले हम लिखेंगे सिंस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे I1 बटे I2। यहाँ से क्या निकालेंगे, I1 बटे I2 बराबर A1 बटा A2 का होल स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है। अब देख बच्चा, अब यहाँ से I1 बटे I2 का मान रख लो। क्या है, देखो अगर I1 अनुपात I2 बराबर 25 अनुपात 16, तो इसका मतलब I1 का मान कितना 25, तो यहाँ 25 रख लो 25, और बटे I2 का मान क्या है 16, तो यहाँ बटे 16 रख लो। हो गया A1 बटा A2 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब देखते जाओ आगे आगे पीछे पीछे होता क्या है, आगे आगे देखो। देखो सॉरी, अभी A1 बटा A2 बराबर क्या हो जाएगा, इधर इधर ये जब वर्ग पक्षांतर कर देंगे स्क्वायर को, तो इधर क्या लग जाएगा अंडर रूट 25 बटा 16 हो गया। अब देखो बेटा A1 बटा A2 बराबर कितना हो गया 25 बटे 16, 25 का वर्गमूल 5। एक बार देख लो कोई गिनती कटती तो नहीं है, हाँ कटती नहीं है। 25 का वर्गमूल 5 और 16 का वर्गमूल क्या हो गया 4। यहाँ से क्या देखे, यहाँ से हम ये देख लिए बेटा अब कि जो हमारा है यानी कि A1 का मान 5 है, दैट इम्प्लाइज A1 बराबर 5 और A2 बराबर 4। ठीक बच्चा, A1 बटा A2 5 बटा 4 मतलब कि A1 5 और A2 5। अब बस बेटा आ गया। अब हम लगाएंगे, चूँकि फार्मूला क्या होता है, I मैक्सिमम बटे I मिनिमम बराबर A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर और बटे A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। सूत्र में रखो, उत्तर लाओ। A1 का मान 5, A2 का मान 4 का स्क्वायर और बटे A1 का मान 5, देखो माइनस है यहाँ रख रहे हैं सूत्र में, A1 प्लस A2 बटा A1 माइनस A2 का मान रख रहे हैं, तो -4 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ 5 4 9 का स्क्वायर, यहाँ 5 में से 4 गए तो 1 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। तो यानी I मैक्सिमम और I मिनिमम रेशियो क्या आ गया, यानी I मैक्सिमम रेशियो I मिनिमम इज इक्वल टू 81:1। दिस इज योर आंसर। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, आयामों में अनुपात दिया हो तब भी हम तीव्रताओं में अनुपात निकाल सकते हैं। चाहे अधिकतम न्यूनतम तीव्रता में कहेगा तो थोड़ा सूत्र दूसरा होता है, अगर केवल अधिकतम न्यूनतम ने कहे, केवल तीव्रताओं में अनुपात कहे तो उस टाइप के सवाल हो चुके हैं। अगर तीव्रता में अनुपात दिया है तो हम आयाम में अनुपात निकाल लेते हैं, और आयाम में अनुपात निकालने के बाद अगर पूछे अधिकतम न्यूनतम तो उसको भी निकाल लेते हैं। तो देखिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। अब चलिए और आगे अच्छे क्वेश्चनों पे बढ़ता हूँ। ये 81:1 रेशियो इसका आंसर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे। तो लीजिए बेटा हम कहाँ आ गए, हम टाइप 2 पे आ गए। अब ये टाइप तो और इम्पोर्टेंट है। पहला टाइप जो मैंने पढ़ाया तीव्रताओं में अनुपात संबंधी हर तरह क्वेश्चन मैंने बता दिए। अब टाइप 2 में भी घूम घूम के बहुत सारे क्वेश्चन बहुत प्रकार से पूछे गए हैं, हर प्रकार मैं आपको बताऊंगा। तो टाइप 2 देखिए, पहला क्वेश्चन नंबर 7 क्रम है, इससे पहले 6 क्वेश्चन हो गए। देखिए अब 7 क्वेश्चन कहता है 2 स्लिटों की बीच की दूरी 0.5 मिलीमीटर है, इन पर एक वर्णीय प्रकाश
लंबवत आपतित होता है यदि 3 मीटर दूर रखे पर्दे पर फ्रिंज की चौड़ाई 4.0 मिलीमीटर है तो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखो बेटा, हम गिवन दैट जो दिया उसे लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? गिवन दैट, मतलब जो दिया है पहले उसे हम लिख लेते हैं। कहता दो सिल्टों के बीच की दूरी 0.5 मिलीमीटर है। एक बात आप जान ले, सिल्टों के बीच की दूरी या झिर्रियों के बीच की दूरी वो स्मॉल डी होती है। तो हम लिखेंगे सिल्टों के बीच की दूरी। क्या लिखेंगे बेटा? सिल्टों, गिवन दैट सिल्टों के बीच की दूरी स्मॉल डी बराबर कितना है? 0.5 मिलीमीटर है। कितना है? मिलीमीटर। लेकिन बेटा आप ये बात याद रखिए, जब मिलीमीटर में हो तो दिया होना चाहिए मीटर में, तो इसको मीटर बनाएंगे पहले। तो 0.5 को अगर किसी मिलीमीटर को वैल्यू को मीटर बनाना है तो आप याद कर लो 10⁻⁴ से गुणा कर देते हैं। यानी कोई वैल्यू अगर मिलीमीटर में दी हो तो 10⁻⁴ से गुणा कर दोगे उस वैल्यू को, तो मीटर में हो जाती है। तो मीटर बनाएंगे, चूँकि गणनाएँ MKS पद्धति में करते हैं। तो अगला आगे पढ़ते हैं। इन पर एक वर्णी प्रकाश लंबवत आपतित होता कोई, हाँ ठीक है भाई, लंबवत आपतित होता। आगे 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 क्या कह रहा है? यदि 3 मीटर दूर रखे पर्दे पर, तो यानी स्लिटों, यानी क्या है? 3 मीटर दूर रखा पर्दा, यानी स्लिट से पर्दा है, यानी स्लिट से पर्दे की दूरी। स्लिट से पर्दे की दूरी, स्लिट से पर्दे की दूरी जो होती है वो कैपिटल डी होती है। आप स्मॉल डी और कैपिटल डी में कंफ्यूज मत होना। जब दो स्लिटें होती हैं तो स्लिटों के बीच की दूरी स्मॉल डी होती है, और दोनों स्लिटों से, अगर चित्र बना के समझाऊँ क्या? देखिए, अच्छा जैसे मान लीजिए यहाँ ये ऐसे है, ये 2 स्लिटें हैं और यहाँ पर्दा रखा है, तो ये जो स्लिटों के बीच की दूरी होती है स्मॉल डी होती है। ठीक है, ये मान लीजिए एक स्लिट है, एक स्लिट ये है, तो स्लिटों के बीच की दूरी क्या होती है? स्मॉल डी। और इस स्लिट से लंबवत दूरी जो है पर्दा, ये पर्दा रखा हुआ है, ये क्या है? पर्दा। तो पर्दे से यानी स्लिटों से पर्दे की दूरी कैपिटल डी मानते हैं। ठीक है, तो वही अब मैं लिख रहा हूँ। अब आ जाइए, स्लिटों से पर्दे की दूरी डी कितना है? 3 मीटर। ये तो मीटर में दिया, अच्छा किया, ये मिलीमीटर में था तो इसको हमने चेंज कर लिया था। अब आगे सवाल क्या कह रहा है? पर्दे पर फ्रिंज की चौड़ाई 4.0 मिलीमीटर है। तो पर्दे पर जो फ्रिंज बनती है वो फ्रिंज की चौड़ाई कितना है? फ्रिंज की चौड़ाई का प्रतीक होता है कैपिटल डी। फ्रिंज की चौड़ाई का प्रतीक कैपिटल डी। कोई सवाल में दम नहीं, केवल आप देखते रहिए बस। भाई पहली बार मिल रहा तो आपको लग रहा है क्या हो रहा है, पहली बार मिल रहा है इसलिए लग रहा है ये क्या हो रहा है। लेकिन अभी और क्वेश्चन लेके आऊँगा तो ये सब सवाल आपसे बनने लगेंगे, आप इनको आसानी पूर्वक पाएंगे कि हम हल कर लेंगे। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, सभी क्वेश्चंस देखिए, आपको सवाल सब बहुत ईजी लिखे। देखिए ये मिलीमीटर में दिया तो इसको मीटर में बना लो। तो मिलीमीटर में कोई वैल्यू दी हो, मीटर में बनाने के लिए क्या करते हैं? अगर मिलीमीटर में कोई वैल्यू दी हो तो मीटर में बनाने के लिए क्या करते हैं बच्चे? आप कहोगे सर 10⁻⁴ से गुणा कर देते हैं। लो गुणा कर दिया भाई, मिलीमीटर में हो तो मीटर बनाने के लिए गुणा कर दिया। अब कहता क्या? प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो। तो टू फाइंड व्हाट इज, कहता है तरंग, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। तो हम लिखेंगे प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का प्रतीक क्या होता है? लैम्डा बराबर क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ से आपको मैं एक सूत्र बताऊंगा और इस सूत्र को लर्न कर लो बस। देखिए, स्लिटों के बीच की दूरी स्मॉल डी, स्लिट से पर्दे की दूरी कैपिटल डी, फ्रिंज की चौड़ाई और तरंग दैर्ध्य में जो लैम्डा, जब इनमें जो संबंध का सूत्र होता बच्चा, इनमें जो संबंध का सूत्र होता वही लर्न कर लो बस।
तो देखो देखो भाई, संबंध का सूत्र होता है इनमें क्या होती है, डब्लू बराबर लैम्डा डी बटे स्मॉल डी। सूत्र क्या होता है, कैपिटल डब्लू यानी फ्रिंज की चौड़ाई कैपिटल डब्लू बराबर लैम्डा कैपिटल डी बटे स्मॉल डी। बस या इस सूत्र को ऐसे ज़्यादातर ऐसे लिखा आता है, ये सूत्र ज़्यादा ऐसे लिखा था डी लैम्डा बटे डी। ये सूत्र तो आप लर्न ही कर लेंगे ना। अरे भाई इतने बड़े हो गए हैं सर जी, आप छोटी बात पूछते हैं, सूत्र तो लर्न मैं कर ही लूँगा। अरे बच्चे तू बड़ा होशियार निकला, सूत्र लर्न कर लेगा। ठीक है, बस सूत्र अगर लर्न कर लेगा तो क्वेश्चन भी तू हल कर लेगा। देखिए डब्लू बराबर कैपिटल डी लैम्डा बटे स्मॉल डी। ठीक है, ये सूत्र आप लगाओ, याद रखो और बस भावकाल से उत्तर निकालो। देखो अब यहाँ देखिए चार, एक बात मैं समझाओ तो थोड़ा से 10 सेकंड रुक के। यहाँ देखिए 3 वैल्यू हैं। ये यहाँ डब्लू क्या है, डब्लू फ्रिंज की चौड़ाई है, कैपिटल डी क्या है, स्लिट से पर्दे की दूरी, स्मॉल डी क्या है, स्लिटों के बीच की दूरी। ठीक है, देखो यहाँ दिखाता हूँ डब्लू क्या है, जैसे यहाँ पर्दे पर कोई फ्रिंज बन जाए, ठीक है, तो उसकी चौड़ाई डब्लू है। स्मॉल डी क्या है, जैसे स्लिट बने हैं, स्लिटों के बीच की दूरी स्मॉल डी होती है ये दूरी। और कैपिटल डी क्या होती है, स्लिट से पर्दे की दूरी। और लैम्डा क्या होता है, जो प्रकाश यहाँ स्लिटों से जा रहा हो, जिस तरंगदैर्घ्य का प्रकाश। तो ये 4 वैल्यू हैं, दीज आर 4 वैल्यूज। अब तो इन चारों में 3 चीज़ देगा इम्तिहान में, कोई एक चीज़ पूछेगा। तो अगर कोई 3 चीज़ देकर एक कोई चीज़ पूछे तो हड़बड़ाओ नहीं, जो चीज़ दिया हो उसको पहले गिवन दैट में लिख लो, उसके बाद जो ज्ञात करना हो बस यही सूत्र लगा लो। अब जैसे यहाँ तरंगदैर्घ्य पूछ रहा है तो यहाँ तरंगदैर्घ्य लैम्डा का सूत्र क्या बनेगा, देखो लैम्डा बराबर, यहाँ से हम लैम्डा निकाले इस सूत्र से, तो लैम्डा बराबर होगा या डी गुणा हो जाएगा जाके, तो हो जाएगा डब्लू डी और बट ये इधर बटे में आ जाएगा डब्लू के साथ बटे कैपिटल डी। यानी इस सूत्र से हम लैम्डा निकालेंगे। अगर मान लो कभी पूछ ले कि मतलब पूछे स्लिट से पर्दे की दूरी बताओ तो कैपिटल डी पूछ सकता है। कभी कभी पूछ सकता है स्लिटों के बीच की दूरी बताइए तो स्मॉल डी निकालना है। कभी कभी पूछ सकता है, जो अधिकतर पूछता है, फ्रिंज की चौड़ाई निकालिए, तो फ्रिंज की चौड़ाई के सूत्र लिखा है। तो यानी यहाँ से लैम्डा निकालेंगे तो लैम्डा बराबर 75 कर लो भाई, डी और स्मॉल डी को 75 करो तो हो जाएगा डब्ल्यू डी बटे डी। अब बात भाग से मान रखो, फटाफट मान रखो, फटाफट उत्तर पाओ। डब्ल्यू का मान कितना है, 4.0 गुणे 10 की घात -4। स्मॉल डी का मान कितना है, स्मॉल डी का मान ऊपर आप लिख ही चुके होंगे गिवन दैट में 0.5 गुणे 10 की घात -4। और कैपिटल डी क्या है, कैपिटल डी का मान 3 मीटर, ये सब दिया हुआ। अब बेटा इसे आप देखो, जैसे हल करोगे तो 5 चौको 20 और ये शून्य है, 5 शून्य शून्य होगा पहले, फिर 5 चौको 20 और 2 अंक बाद दशमलव यहाँ लगा दो, 2 अंक बाद क्या लग जाएगा दशमलव, आना देखो एक अंक बाद दशमलव ये है और 1 अंक बाद ये है, तो 2 अंक बाद दशमलव यानी 2.0 मतलब कि आ गया 2.0 मतलब 2 और गुणे 10 की घात -4, 10 की घात -4 2 बार है तो 1 10 पे बना लेंगे, 10 की घात -4 और 10 की घात -4 1 10 पे, यानी गुणा रूप में 10 है तो 1 पे पावर बना लो, 1 10 पर पावर लिखेंगे 10 की घात -4। सेम आधार सेम हो तो घातें एक आधार पे लिख लेते हैं, जैसे यहाँ 10 10 है तो आधार सेम है तो एक यानी एक किसी आधार पे सब घाते लिख दो, 10 की घात जैसे -4 बटे 3। देखो 2/3 को हल कर लो, यानी इनको जब हल करेंगे हम अब तो आ जाएगा बेटा ये आ जाएगा मुन्ना, आ जाएगा देखो 3 का 2/3 है, भाग दोगे इसको तो दशमलव लगा दोगे तो यानी 2/3 को भाग दोगे तो 20 हो जाएगा, दशमलव लगाओगे तो 3 संग 18 3 संग 18 3 संग 18 3 संग 18 जाता रहेगा। और गुणे 10 की घात -4 है तो इसको बना दोगे 10 की घात -8 हो जाएगा। अब देखिए बेटा इसको हम लिख सकते हैं, ये बस मतलब मीटर में, ये मीटर, लेकिन ये दशमलव क्या होता है, दशमलव क्या होता है, पहले एक बार शून्य बार जाएगा क्या, यानी बस इतने मीटर उत्तर हो गया, 10 लोग इधर ले आएंगे, चाहे नहीं तो बस इतने उत्तर छोड़ दो। अगर इसको बहुत और ज़्यादा हम विस्तार से हल करें तो जगह कम पड़ गई क्या भाई, देखो बेटा जगह थोड़ा कम पड़ गई, इसको आप अगर हल करेंगे आप
अगर तो ये आ जाएगा लास्ट में, क्या आ जाएगा 6 6 6 7 और गुणे 10 की घात माइनस 10 बना लो इसको, 10 की घात माइनस 10 और 10 की घात माइनस 10 हटा दो तो 6 6 6 7 ये एंगस्ट्रॉन में आंसर आ जाएगा। नहीं समझे? यानी हम ये कह रहे हैं कि 2/3 यानी 3 को 2 से भाग दोगे तो 6 6 6 आता रहेगा, लास्ट में 6 ना मानो 7 कर लो तो 10 की घात माइनस 8 तो रहेगा ही, 10 की घात माइनस दशमलव को हटा दो, दशमलव को सब हटा दो, 10 की घात माइनस 10 10 की घात माइनस 10 बन जाएगा। और 10 की घात माइनस 10 जो होता है, क्योंकि मीटर में वैल्यू आई है ना, तो 10 की घात माइनस 10 अगर मीटर को एंगस्ट्रॉन बनाना है तो 10 की घात माइनस 10 से भाग देते हैं, मीटर को एंगस्ट्रॉन बनाना है तो 10 की घात माइनस 10 से भाग दे देते हैं, तो वही यहाँ आ गया एंगस्ट्रॉन में, ये आंसर हो गया। चाहे यहाँ छा 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 या इसको मतलब हल कर लेना, आ जाएगा, भाग तो आपको आते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब इसमें पूछ रहा है क्या, पहले सवाल पढ़ते हैं। कहता है 2.0, अच्छा 0.0 दे देते हैं, मतलब इसका कोई मतलब महत्व नहीं होता। 2.0 मतलब कि 2 मिलीमीटर। आज भाई निमंत्रण था, मैंने पनीर खूब खाई है, वही डकार आ रही है। 2.0 मिलीमीटर की दूरी पर स्थित 2 पतली स्लिटों पर 6000 एंगस्ट्रॉन तरंग दैर्ध्य का एक वर्णीय प्रकाश आपतित होता है। स्लिटों से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे पर्दे पर फ्रिंजों को देखा जाता है। फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तू ही मेरा कर्मा, कौन तेरा धर्मा। सबसे पहले गिवन दैट लिखेंगे, गिवन दैट जो दिया बच्चा पहले उसको लिखेंगे। ठीक है, क्या 2 मिलीमीटर की दूरी पर स्थित पर्दा, यानी 2 मिलीमीटर दूरी पर स्थित 2 पतली स्लिटों पर, देखो ध्यान से देखो, 2 मिलीमीटर की दूरी पर स्थित 2 पतली स्लिटों पर, यानी जो स्लिटें हैं वो 2.0 मिलीमीटर दूरी पर हैं। जो 2 स्लिटें हैं वे क्या हैं, 2.0 मिलीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो यानी कि स्मॉल डी दिया है, यानी स्लिटों के बीच की दूरी क्या दिया है हम लिखेंगे। अब बेटा शॉर्टकट में लिखूं, स्लिटों की स्मॉल डी क्या है, स्लिटों के बीच की दूरी स्मॉल डी दिया है, स्लिटों के बीच की दूरी यानी डी 2.0 मिलीमीटर, 2.0 मिलीमीटर। लेकिन आप इम्तिहान पूरा लिखना कि स्लिटों के बीच की दूरी फिर ब्रैकेट में स्मॉल, जैसे हमने पहले सवाल में लगाया उसी तरह कर लेना। यहाँ केवल हम प्रतीक लिखूंगा ताकि टाइम बचे। आप 2.0 मिलीमीटर को मीटर बनाओ, तो हमने बताया है ना कि मिलीमीटर को जब मीटर बनाना हो, मिलीमीटर को जब मीटर बनाते हैं तो क्या करते हैं, 10 की घात माइनस 3 से गुणा करते हैं। अरे बेटा मैं ऊपर थोड़ा गलत करके चला आया पिछले सवाल में। चलो पिछले सवाल को पहले सुधारो बच्चा, ये रहा पिछला सवाल, थोड़ा इसको सुधारते बेटा। जब मिलीमीटर को मीटर बनाते हैं तो 10 की घात माइनस 4 नहीं, 10 की घात माइनस 3 से मैं भी थोड़ा भावनाओं में बह गया, ये सवाल के भावना में बढ़ गया। सवाल चूँकि कैलकुलेटिव था तो मैं भावनाओं में बह गया बेटा। मिलीमीटर को मीटर बनाना हो तो 10 की घात माइनस 3 से गुणा करेंगे, जैसे यहाँ मिलीमीटर है यहाँ भी 10 की घात माइनस 3 से गुणा करेंगे, 10 की घात माइनस 3 से यहाँ भी गुणा करेंगे मिलीमीटर को मीटर बनाने के लिए। ठीक है, जब इसके सलूशन में यहाँ आएंगे तो यहाँ 10 की घात माइनस 3 होगा, यहाँ 10 की घात माइनस 3 होगा, यहाँ 10 की घात माइनस 3 होगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 10 की घात माइनस 3, 3 यहाँ रहेगा, माइनस 3 3 3 ऐसे रहेगा। और उसके बाद जो हम हल किए हैं तो ये आ गया यहाँ 10 माइनस 3 माइनस का 6 आ जाएगा, माइनस का ये 6 आ जाएगा। इसीलिए जब 6 को दशमलव को यहाँ 4 अंक बाद लाओगे तो 10 की घात माइनस 10 हो जाएगा। चलो इसको देख लेते हैं। 0 दशमलव यहाँ से इधर लाएंगे तो 6 कर लो, या ये 6 को बढ़ाओगे 7 कर लो। एक अंक चूँकि दशमलव के बाद एक अंक चूँकि 3 से भाग देंगे तो भाग और जाएगा ना आगे तक। 3 से भाग जब 2 में देंगे तो 3 × 18, 3 × 18, 3 × 18, 3 × 18, 3 × 18 आता रहेगा ना, तो आगे आते रहेगा। इसको इसी 6 को 7 बना लेते हैं और यहाँ हो जाएगा 10 की घात 4 अंक, दशमलव इधर लाए तो दशमलव 4 अंक घट जाएगा, 10 की घात माइनस 10 मीटर हो जाएगा। वही यहाँ एंगस्ट्रॉन हो गया, यानी 6 6 6 7 10 की घात माइनस 10 मीटर का एंगस्ट्रॉन। तो ठीक बेटा, ऐसे सवाल था तो ये ध्यान देना था, आप लोग सुधार लेना। चलिए इसमें देखते हैं, मिलीमीटर को मीटर बनाना है, 10 की घात 3 से गुणा। अब कहता है स्लिटों पर 6 एंगस्ट्रॉन तरंग दैर्ध्य का एक वर्णीय प्रकाश आपतित होता है। तरंग दैर्ध्य कितना दिया है, तरंग दैर्ध्य लैम्डा, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य लैम्डा दिया है 6000 एंगस्ट्रॉन, 6000 एंगस्ट्रॉन।
अब बेटा इंगेस्ट्रान को हटाना है, तो क्या करना है? इंगेस्ट्रान को हटाना बेटा, इंगेस्ट्रान को हटाएंगे, मीटर बनाएंगे। तो जब इंगेस्ट्रान को मीटर बनाना हो तो 10 की घात माइनस 10 से गुणा कर दो, इंगेस्ट्रान बन जाता है मीटर। ठीक है, अगर 10 की घात माइनस 10 हटा दो, जैसे पिछले सवाल में हटाया था, तो इंगेस्ट्रान बन जाता है। आगे क्या कहता? प्रकाश आपतित होता स्लिटों से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे पर्दे पर, यानी स्लिट से पर्दे की दूरी क्या होती है? कैपिटल डी। वो कितना दिया है? 30 सेंटीमीटर। अच्छा, सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे तो क्या होगा? सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे तो 10 की घात माइनस 2 से गुणा कर देंगे तो सेंटीमीटर मीटर बन जाएगा। ये चीज़ें आपको याद कर रखना पड़ेगा, ठीक है बेटा, भविष्य के लिए कि मिलीमीटर को मीटर बनाते हैं कब? यानी किसी भी वैल्यू में 10 की घात माइनस 3 से गुणा कर दो तो मिलीमीटर मीटर बन जाता है। इंगेस्ट्रान को मीटर बनाना क्या करना है? इंगेस्ट्रान मीटर कब बनेगा? जब उस वैल्यू में 10 की घात माइनस 10 से गुणा कर दो। और सेंटीमीटर कब बनाएंगे? 10 की घात माइनस 2 से कर दो। ये आप लाइफ टाइम याद रखें, ठीक है, अगर आपको न्यूमेरिकल लगाने हैं तो। अब टू फाइंड ज्ञात क्या करना है? फ्रिंज की चौड़ाई। फ्रिंज की चौड़ाई का प्रतीक क्या होता है? आप कहोगे सर पिछले सवाल में सब कुछ हो गया है, इसलिए यहाँ केवल प्रतीक लिख रहा हूँ, लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ। आप लोग लैंग्वेज जरूर लिख लिया करिए, मतलब लिख लेना, ठीक है, सलूशन करते समय केवल प्रतीक मत लिखना। लैंग्वेज मतलब फ्रिंज की चौड़ाई W बराबर क्वेश्चन मार्क, ऐसे लिखना। मैं समय को बचाने के लिए शॉर्टकट में यूज कर रहा हूँ प्रतीक केवल। तो अब W पूछ रहा तो इसका तो बिल्कुल सीधा सीधा फार्मूला लगाइए, चूँकि W बराबर क्या होता है? कैपिटल डी लैम्डा बटे स्मॉल डी। यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं, कभी कंफ्यूज मत होना। कैपिटल डी ऊपर होगा, स्मॉल डी नीचे होगा। कैपिटल डी होता है स्लिटों से पर्दे की दूरी और स्मॉल डी होती है स्लिटों के बीच की दूरी। इनमें कंफ्यूज मत होना बेटा, नहीं पता लगे यहीं कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। अब देखिए मान रख दीजिए, W बराबर कैपिटल डी का मान रखेंगे। कैपिटल डी दिया है 30 गुणे 10 की घात माइनस 2। लैम्डा का मान रखेंगे, लैम्डा का मान दिए 6000 इंटू 10 की पावर माइनस 10 और बटे में स्मॉल डी कितना दिया? स्मॉल डी दिया है 2.0 गुणे 10 की घात माइनस 3। अब इसको सॉल्व कर लो और उत्तर ले लो। देखो बेटा, अगर ये 2.0 मतलब 2 होता है ना, अगर 2 को हम यहाँ से काट दे 2 तिहियाँ, अच्छा 3000 हो जाएगा। यानी अगर और 2 तिहियाँ, अच्छा 3 आ गया और 3 त्रिक्का, ये 3 त्रिक्के 3 3 जा 9। अब जीरो कितना? ये 0 1 और ये 3 0 4 0 और गुणे 10 की घात माइनस 10 ये है, ये देखो आधार माइनस 10 और ये 10 की घात माइनस 2 तो ये भी माइनस 2 हो जाएगा। जो नीचे वाला 10 की घात माइनस 3 है, ये ऊपर माइनस 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऊपर प्लस 3 हो जाएगा, समझे? यानी जब यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, सब गुणा में है, ये बटे में है, तो 10 की घात यानी एक आधार पे, यानी अंश में 10 की घात को इसको ऊपर ले जाना है, बाकी जो ऊपर है उनको क्या करना है? जिस रूप में है उसी रूप में लिखना। कैसे? जैसे 10 की घात माइनस 10 ले लिया, फिर माइनस 2 था माइनस 2, जब नीचे माइनस 3 है ऊपर जाएगा अंश में तो प्लस 3 हो गया। अब इसको सॉल्व करो। अब देखो 9000 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? 9000 को हम लिख सकते हैं 9 गुणे 10 की घात 4 और गुणे 10 की घात माइनस, देखो 10 2 12 माइनस का 12 हो जाएगा। माइनस माइनस जोड़ लो पहले, माइनस 12 प्लस 3। अब थोड़ा सा और हल करो तो हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात क्या हो जाएगा? माइनस 12 प्लस 3 और ये भी 10 की घात हो जाएगा प्लस 4। 9000 को लिख सकते हैं 10, यानी 9 गुणे 10 की घात 4, 9000 90,000 को वही हमने कर लिया। नहीं सोचो क्या कर देता शॉर्टकट में। 10 की घात 4 3 7 और 7 में से 12 गए, 7 में से 12 गए तो माइनस का 5 बचा। इतना हो गया W फ्रिंज की चौड़ाई इतने, और सब कुछ काहे में दिया है? मीटर में हमने करे थे, यानी इतना मीटर इसका आंसर हो गया, ठीक है। दिस इज मीटर में यह आंसर। अगर इसी को मिलीमीटर बनाना हो, मिलीमीटर मत, बस आंसर मीटर में छोड़ दो, ठीक है, ये आंसर हो गया। मीटर में नहीं दिखाई पड़ रहा था क्या? ये दिखाई पड़ा, देख लो। 90,000 था, 10 की घात 4 लिखा था, 10 की घात एक आधार पर मैंने बना लिया था माइनस 12 प्लस 3 और ये आधार में प्लस 4 पावर तो प्लस 4 कर लिया, हल सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बेटा अगले क्वेश्चन की ओर क्या चलें, चूँकि टाइम हो रहा ज़्यादा, 1 घंटे की वीडियो लगभग बन गई है, तो आज ये फिजिक्स न्यूमेरिकल की
इससे पहले भी वीडियो मैंने बना रखी हैं, वो प्रिज्म संबंधी थी, और आज ये महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आया हूं। और मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी बच्चों के लिए मैं फिजिक्स के सभी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स लेकर आता रहूंगा। इसलिए आप सभी बच्चे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और आप, क्योंकि हम आपको मैथ के 2-4 दिन बाद, ठीक है, मैथ के जो है आपको हम अनुसार हल कराना शुरू कर देंगे। यदि आप सब्सक्राइबर बढ़, अगर आप वीडियो खूब शेयर करके अपने फ्रेंडों से कहकर चैनल को सब्सक्राइब करवा लेते हैं, लेकिन याद रखें चैनल को वही बच्चे भाई सब्सक्राइब करें जो पढ़ने वाले हों। तो अगर सब्सक्राइबर बढ़ते हैं और लाइक आप खूब करते हैं, खूब शेयर करते हैं, तो मेरा भी मन करेगा वीडियो बनाने का। तो मैं मैथ की अनसॉल्व की यानी जितने क्वेश्चन हैं मैथ के वो भी आपको सॉल्व कराऊंगा चैप्टर वाइज, बोर्ड इम्तिहान में पूछे हुए। और फिजिक्स में भी क्वेश्चन करा ही रहा हूँ, इंग्लिश में भी कुछ नारेशन वगैरह भेज दिया है, उसे भी आप लोग देखते रहना। तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।